गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा यू के पी एस सी का एक एग्ज़ाम होता है बायोलॉजी के लेक्चरर के लिए। जो कि हमारा हुआ था 28/10/2021 को हुआ था। ठीक है, और इस वीडियो में आज हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवक्ता जीव विज्ञान। ठीक है, प्रवक्ता जीव विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे आज हम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस की हम जब भी बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है CO2, फिर आता है N2O जो कि होती है हमारी क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर होती है हमारी मीथेन, और होती है हमारी ओजोन O3, फिर होती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी क्या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और एक होती है पर फ्लोरोकार्बन। ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन में आता है हमारा CF4, C2, F6 या फिर SF6, और एक इसमें आता है हमारा क्या, NF3। ठीक है, ये सब हमारी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा वो होती है हमारी CO2। कितना परसेंट, तो ये 20% रेस्पॉन्सिबल होती हैं, या 20% ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और मीथेन की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारी मीथेन जो गैस होती है ये होती है 3 से 7%। ठीक है, और एक और भी रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस गैस जिसको हम बोलते हैं, वो कौन है, H2O, मतलब वाटर वेपर, जो कि हमारे कितने होते हैं, 36 से 72% ग्रीन हाउस गैस में क्या होती हैं, वेपर। ये हम गैस इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि H2O होता है हमारे वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस में जब भी क्वेश्चन आता है इस ऑप्शन को ये नहीं शामिल करते हैं। ठीक है, और जब भी हम प्योरली गैस की बात करते हैं, प्योरली जो गैस मानी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है हमारा CO2 का परसेंटेज, जो कि होता है लगभग 20%। एग्जैक्ट बताऊं तो 9 से 26% तक ग्रीन हाउस गैस में क्या होती है, अकेली CO2 होती है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में है CO2 है, मीथेन है, हाइड्रोजन है H2, या CF, इसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ, जो हमारी इंडस्ट्री हैं वो इसमें से किसका स्रोत है, एयर पोल्यूशन का, नॉइस पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, ये इन चारों का। तो देखो, इंडस्ट्रीज से एयर पोल्यूशन भी होता है, नॉइस पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे, यहाँ इंडस्ट्रीज में जो मशीनें होती हैं उनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है चिमनियों से, जो करता है एयर पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन होता है मशीन के चलने की आवाज़ से। वाटर पोल्यूशन होता है जो भी इंडस्ट्री में काम हुआ, ठीक है, उसका केमिकल पानी में रिलीज होता है वहाँ से पाइपों के द्वारा, और वही पाइप जो है ये आगे चलकर नदी, नाले या तालाब में छोड़ दिया जाता है, ये पानी जिसमें क्या होते हैं, हानिकारक केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तीनों करता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर D। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। बायोस्फीयर रिजर्व का वो हिस्सा बताओ जो लीगली प्रोटेक्टेड होता हो, वहाँ पर कोई भी मानव जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब ह्यूमन के द्वारा होने वाली जो भी क्रियाकलाप हैं वो वहाँ ना होते हों। ठीक है, तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व को मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ और उसमें 3 रीजन बना देता हूँ। ठीक है, सबसे एक तो हो गया सबसे बाहर वाला रीजन,
फिर हो गया हमारा बीच वाला रीजन, और एक सबसे अंदर वाला रीजन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये मैंने 3 रीजन बना दिया आपको बायोस्फीयर समझाने के लिए। तो जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इस ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, जो भी हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है वो होता है। कहने का मतलब है इंसान अपने रहने के लिए घर बना लेता है, मकान बना लेता है, दुकान बना लेता है, और खेती बाड़ी करने के लिए अपने लिए यहाँ जो खेत खलिहान है या खेती बाड़ी भी इसी एरिया में करता है। इसको मैं बोल देता हूँ क्रॉप कल्टीवेशन भी इसी एरिया में होता है। ठीक है, कौन से एरिया में, ट्रांजिशन जोन में। फिर इसके बाद आता है जो मेरा बीच वाला हिस्सा, इसको हम बोल देते हैं बफर जोन या बफर एरिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ग्रेजिंग होती है एनिमल्स की, मतलब जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए हम ये वाला एरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर यहाँ के जो जानवर हैं वो चर सकते हैं इस एरिया में। और यही एरिया हमारे टूरिज़्म के लिए भी होता है, और यहाँ पर वो सब चीज़ें होती हैं जो रिसर्च और एजुकेशन के लिए अलाउ होता है, ये वाला एरिया। ठीक है, बीच वाला। और जो ये सबसे अंदर वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं कोर एरिया या फिर कोर जोन, जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, या ठीक है, कोई भी एरिया को अलाउ नहीं किया जाता है, इसको हम बोलते हैं कोर एरिया। ठीक है, इसके इन तीनों के अलावा भी एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं हम रिस्टोरेशन एरिया। रिस्टोरेशन एरिया, जिसमें क्या होता है, मान लो एक मेरे पास ज़मीन थी, इस ज़मीन पे पहले क्या थी, बहुत सारी हरियाली लगी हुई थी। ठीक है, अब इस पे क्या किए, इस पे जो भी जानवर थे उन सब ने इस पे हरियाली को खा गए। ठीक है, अब ये ज़मीन कैसी हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। तो इस खाली ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ देना, ताकि इस पर दोबारा नेचुरल तरीके से अपने आप यहाँ पर पेड़ पौधे या हरियाली उग जाए। ठीक है, तो इसी पूरे को हम क्या बोल देते हैं, रिस्टोरेशन प्रोसेस, या इस ज़मीन को हम बोल देते हैं रिस्टोरेशन लैंड। ठीक है, एक ज़मीन पहले थी जिस पे पेड़ पौधे सब थे, लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा चरने के कारण वहाँ से सब चीज़ समाप्त हो गई, पेड़ पौधे हरियाली सब नष्ट हो गई, और हमने कुछ समय के लिए उस एरिया को खाली छोड़ दिया ताकि वहाँ पर दोबारा से पेड़ पौधे अपने आप उग सकें। ठीक है, वो होता है रिस्टोरेशन या रिस्टोरेशन जोन, वो भी इसी में आता है। ठीक है, ये अलग से ना किसी में दिया नहीं गया होगा किसी किताब में, ये सिर्फ 3 ही जोन को डिस्क्राइब करते हैं मेनली, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, या फिर रिस्टोरेशन की आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख लीजिए, डिग्रेडेड एरिया विच इज सेलेक्टेड फॉर रिस्टोरेशन टू नियर नेचुरल फॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, तो वह है हमारा कोर जोन या कोर एरिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस इकोसिस्टम में हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो वो हमारी किस में होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक्स सेतु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है, मान लो एक जंगल है या फॉरेस्ट है, यहाँ पर एक शेर रहता है, यहाँ पर ये शेर जो है लोग इसको मारने जा रहे हैं। ठीक है, यह शेर जो है यहाँ पर बहुत तादाद में मारे जा रहे हैं, तो इस शेर को बचाने के लिए इसको अपने इस नेचुरल हैबिटेट से किसी दूर जगह ले जाना और वहाँ इसको रखना। ठीक है, जहाँ पर इसको कोई हानि ना पहुँचाए, तो ऐसे कंजर्वेशन को हम बोलते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन या एक्स सेतु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व, जीन बैंक, सेंचुरी या हॉटस्पॉट। तो देखो इसमें पूछा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका, एक्स सेतु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो देखो एक्स सेतु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इसमें एग्जाम्पल होगा जीन बैंक। ठीक है, एक्स सेतु कंजर्वेशन को ही हम बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट का मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको कहीं दूर ले जाना ताकि हम उसको एक्सटेंड होने से बचा पाएँ। ठीक है, ये हम उनके लिए करते हैं जो
हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए किया जाता है ये, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे हमारे बोटेनिकल गार्डन हो गए और जूलॉजिकल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, क्रायो प्रेजर्वेशन की टेक्निक हो गई, ठीक है। तो ये हमारी किस में आती हैं, एक्स हेतु कंजर्वेशंस में आती हैं, ठीक है। या फिर हमारे सीड बैंक हो गए या पोलन बैंक हो गए, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं हमारे, या हमारे जीन बैंक हो गए, और या फिर मैं बोल सकता हूँ हमारे टिश्यू कल्चर, या ठीक है, जिसमें हम टिश्यू कल्चर करते हैं। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक्स सेतु कंजर्वेशन के। और अगर मैं इन सेतु कंजर्वेशन की बात करूं, इन सेतु का मतलब होता है जो ये जिस जगह पे रहते हैं वहीं पर ऐसी इनको फैसिलिटीज़ दी जाए कि ये वहीं पर अच्छे से रह सकें, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इन्हीं के जहाँ पर ये रहते हैं वहीं पर इनको बचाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन। इसमें मान लो, अगर मान लो एक फॉरेस्ट है, यहाँ पर मेरे को टाइगर रहता है, इस टाइगर को बचाना है, तो मुझे इस टाइगर को बचाने के लिए इसके आसपास का जो फॉरेस्ट है, इस पूरे फॉरेस्ट को ही बचाना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे एरिया को ही बचाना पड़ेगा, इस फॉरेस्ट को भी, और इसके अंदर रहता जो टाइगर है फिर वो भी अपने आप ही बच जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से तो हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी और सेक्रेड ग्रुव्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट या अरावली हिल्स में आते हैं सेक्रेड ग्रुव्स, ठीक है। और जो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये हमारे अभी जनरली टोटल कितने हैं, 34 हैं नंबर में, ठीक है। और इंडिया में कितने हैं, इंडिया में 3 हैं, एक तो आता है हमारा वेस्टर्न घाट, और एक श्रीलंका वाला एरिया, और इंडो बर्मा, और थोड़ा हिमालयास का रीजन, ठीक है। ये जनरली हमारे 3-4 हैं जो हमारे इंडिया में मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड में कितने हैं टोटल, 34। और नेशनल पार्क जितने हैं वो कितने हैं अभी तक, 90, ठीक है। ये हो सकता है डेटा अपडेट हो गया हो, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है या किसी बुक में पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है आप विकीपीडिया करें या गूगल करें, हो सकता है कुछ नेशनल पार्क और बढ़ गए हों या घट गए हों, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रफली काउंट दे दिया है, ठीक है। बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो हैं 14, और जो हमारी ये सेंचुरीज़ हैं, और वो कितनी हैं, जो हमारी सेंचुरीज़ हैं वो हैं 448 सेंचुरीज़ हैं हमारी, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है जो हमारा हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसमें पॉल्यूशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। तो देखो, जो हमारा हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम है या हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल है, उसमें क्या होती है, उसमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे आता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये सारा इक्वल टू होता है 1 के लिए, ठीक है। मतलब इस सारी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू क्या होती है, 1, ठीक है। ये है हमारी हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल, जिसकी इक्वेशन मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये पूरा, ठीक है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये जो है ये हमारे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो होते हैं 5 फैक्टर, जिसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है जीन माइग्रेशन, दूसरा होता है जेनेटिक फ्लो, तीसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा होता है हमारा क्या, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसको आप जेनेटिक माइग्रेशन बोलो, जेनेटिक फ्लो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये है हमारा जीन फ्लो, जेनेटिक माइग्रेशन, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। बाकी हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, और हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 फैक्टर हैं जिस पर ये पूरी इक्वेशन डिपेंड होती है, या फिर किसी पॉपुलेशन की जो इक्विलिब्रियम है वो
डिपेंड करती है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन गलत है पॉपुलेशन के लिए हमें वो बताना है। तो इसमें बोला गया है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी होती है, तो नहीं, यही क्या है, गलत। हार्डे विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है ये एक लार्ज पॉपुलेशन साइज के लिए यूज़ होता है या उस पर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, या बताता है लार्ज पॉपुलेशन के बारे में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फूड चेन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन सोलर रेडिएशन। वो फूड चेन बताओ जो डायरेक्टली डिपेंड होती है सोलर रेडिएशन पे। ग्रेजिंग, पैरासिटिक, डेट्रिटस या ग्रेजिंग और डेट्रिटस दोनों। तो सोलर रेडिएशन का मतलब सूरज से निकलने वाली एनर्जी पे जो डिपेंड होती है वैसी फूड चेन होती है ये दोनों, मतलब ग्रेजिंग और डेट्रिटस दोनों ही अपनी एनर्जी कहाँ से लेती है, सोलर रेडिएशन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब चालक बल है इकोसिस्टम का, वो कौन है। प्रोड्यूसर, बायोमास, कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट या सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को हम बोलते हैं चालक बल, किसका, इकोसिस्टम का। क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम में जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, सन। ठीक है, अगर सूरज से, सन से एनर्जी ना निकले तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो इंसान जो, या फिर जो जीव पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन चलाते हैं वो भी जीवित नहीं रहेंगे और हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इकोसिस्टम की ड्राइविंग फोर्स को क्या बोला गया है, सोलर एनर्जी को बोला गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है मिनीमाटा रोग जो है वो किसकी वजह से होता है। तो देखो मिनीमाटा जो नाम है ये आया है जापान के एक शहर के नाम से। जापान में एक सिटी है जिसका नाम क्या है, मिनीमाटा। ठीक है, हुआ क्या, 1956 में जो मिनीमाटा में जो लोग रहते थे वहाँ क्या होता था, वहाँ का एक समुद्र होता था उसके पास में। ठीक है, उस समुद्र में जो भी मछलियाँ थी, फिश या शेल फिश, SHELL शेल फिश, वहाँ के लोग इन मछलियों को खाकर ही जीवित रहते थे। मतलब वो क्या खाते थे, बेसिकली सी फूड खाते थे। ठीक है, हुआ क्या, वहाँ जापान में इस पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ गई। जैसे ही पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ेगी तो मछली में भी मरकरी की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मछली क्या करती है, पानी को लेती है और गिल्स के द्वारा पानी को फिल्टर करती है और अपना लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ले लेती है अपने जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया में उनकी बॉडी के अंदर भी मरकरी क्या हो गया, डिपॉजिट होना चालू हो गया, जिसके कारण जिसने भी इस मछली को खाया वो क्या हो गया, बीमार होने लग गया। ये कहाँ की कहानी है, जापान की। किस साल की कहानी है, 1956 की। तो तब से देखा गया कि जो मिनीमाटा रोग है ये किससे होता है, मरकरी के पॉल्यूशन के कारण होता है। मरकरी में भी कोई अगर पूछे तो बता देना मिथाइल मरकरी की वजह से होता है। ठीक है, मिथाइल मरकरी की वजह से होता है। और ये करता क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन है कैडमियम। कैडमियम के पॉल्यूशन या मतलब कैडमियम की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें जो रोग होता है उसका नाम होता है इटाई बोलते हैं कैडमियम के प्रदूषण से होने वाले रोग को। ठीक है, इसकी कब डिस्कवरी हुई, इसकी डिस्कवरी हुई 1960 में हुई। ठीक है, और अगला है हमारा जिंक पॉल्यूशन और कोबाल्ट पॉल्यूशन। तो कोबाल्ट पॉल्यूशन का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आपकी बॉडी में कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आपकी ये जो हार्ट की मसल्स हैं ये इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, बॉडी में अगर कोबाल्ट ज़्यादा हो गया तो ये आपकी हार्ट की मसल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ज़्यादा आरबीसी भी के प्रोडक्शन को भी ये ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, कौन, कोबाल्ट। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन फूड, मतलब वो भोजन बताओ जिसके पाचन के बाद या फिर वो फूड जो है वो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा देता हो या प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, इंसेक्ट रिच फूड या फिर सेलुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो देखो वो फूड जो हाई ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा वो होता है हमारा मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दूध, दही, घी, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन फूड। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेलाथायोन क्या होता है। तो देखो मेलाथायोन होता है हमारा एक ऑर्गेनो फॉस्फेट। अब ये ऑर्गेनो फॉस्फेट क्या होता है, ये एक होता है हमारा इनसेक्टिसाइड, INSECTISIDE। ठीक है, इनसेक्टिसाइड होता है ये। इंसेक्टिसाइड मतलब वो होता है जो इंसेक्ट को मारता हो या उसको रोकता हो उसके ज़्यादा फर्दर रिप्रोडक्शन से, या उसकी तादाद बढ़ने से उसको रोकता हो, प्रिवेंट करता हो या किल करता हो, उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। और ये होता है वो मेलाथायोन। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑर्गेनो फॉस्फेट है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है कि ये जो हमारा रामसार कन्वेंशन है ये किससे डील करता है। तो रामसर कन्वेंशन है ये हमारा डील करता है वेटलैंड कंजर्वेशन से। अब ये वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड का मान लो एक ज़मीन है हमारी, और ज़मीन के ऊपर किसी भी प्रकार से पानी हमारा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, चाहे इस इलाके में बाढ़ आई हो तो बाढ़ का पानी उस ज़मीन के ऊपर रुक गया हो। ठीक है, या बारिश का पानी हो, या किसी भी प्रकार से एक ज़मीन हो जिसके ऊपर पानी इकट्ठा हो गया हो। ठीक है, तो इसको जनरली हम बोल देते हैं वेटलैंड। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो मान लो जो ये तालाब जैसा हमारा बना हुआ है इसके आसपास क्या है, अगर यहाँ पे पानी है तो इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा कि इसके चारों तरफ हरियाली जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए होता है, और पानी के जो आस आसपास या बगल वाला एरिया है वहाँ पर हमारे अपने आप पेड़ क्या जो है उगने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि इनको आसानी से क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है ना। तो क्या होगा, इसके आसपास चारों तरफ क्या होगा, हमारी हरियाली हो जाएगी। ठीक है, और हरियाली होने के कारण हो सकता है यहाँ पर इतनी अच्छी डेंसिटी हो हरियाली की, या बीच में तालाब जैसा है, इसके चारों आसपास क्या है, हरियाली है, तो ये हमारा एक टूरिज्म का स्पॉट भी बन जाए। टूरिज्म मतलब जहाँ आप घूम फिर सको या जाकर किसी चीज़ को देख सको। ठीक है, टूरिज्म का स्पॉट भी बन जाए। तो ये जो वेटलैंड है इसको बचाने का जो काम है, या मैं इसको बोलूँ इसके कंजर्वेशन और इसके सस्टेनेबल यूज़ के लिए जो कन्वेंशन साइन किया जाता है इसी को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ये हमारा डील करता है किससे, वेटलैंड कंजर्वेशन से। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, ईरान में। ईरान में एक शहर है जिसका नाम क्या है, रामसर, एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। वहाँ पर ही सबसे पहले ये कन्वेंशन साइन किया गया था। कब किया गया था, 1971 में। ठीक है, तब से हम वेटलैंड कंजर्वेशन को बचाने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, और इंडिया में ऐसी 46 रामसर साइट्स अभी मौजूद हैं। जैसे सुंदरबन वेटलैंड है हमारी कहाँ, सुंदरबन वेटलैंड है हमारी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उड़ीसा में हमारी एक है चिल्का लेक, CHILKA चिल्का लेक है। ठीक है, बाकी यूपी और बिहार में भी है, यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है, ऐसी ही वेटलैंड्स वहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा है। एक तो होता है हमारा अजोस्पाइरिलम, और दूसरा होता है हमारा अजोटोबैक्टर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे, जो बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या है इसके करेक्ट आंसर। तो देखो ये दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों ही हमारे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अपने ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या है, ए अजोटोबैक्टर, तो यही हमारा क्या है इसका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दो ऑप्शन आप याद रख लेना, अजोटोबैक्टर या अजोस्पाइरलम, जो कि फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग में ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो इससे हम जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसको सेपरेट कर देते हैं। ये आपने देखा होगा ना, एक डब्बा, ठीक है, मतलब इस पूरे डिवाइस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इस टेक्निक का नाम होता है, जिसमें अब क्या होता है, एक तरफ यहाँ पे डीएनए का जो सॉल्यूशन होता है या डीएनए का जो घोल होता है, डीएनए मिक्सचर, इसको आप डालते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करा के, ठीक है, यहाँ पे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, सर्किट कंप्लीट करते हो, एक जगह आप डालते हो डीएनए के मिक्सचर को, तो आप क्या देखते हो, बीच में आप क्या भरते हो, इसमें एगेरोस जेल भरते हो। तो आप देखते हो कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे टेक्निकल शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें रन कराते हैं तो ये क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी रन कराते हैं तो ये अगेरोस जेल में ये मूव करते हैं, क्या, डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो देखो, जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर तक जाएगा, जो इससे बड़ा होगा वो थोड़ा इसके पास तक जाएगा, जो इससे बड़ा होगा वो इसके पास तक, जो इसके बड़ा होगा वो इससे पीछे, जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे नीचे रहेगा। तो देखो, सबसे बड़ा नीचे, इससे छोटा इससे ऊपर, इससे छोटा इससे ऊपर, इससे छोटा इससे ऊपर, और सबसे छोटा कहाँ होगा, सबसे आगे। तो हो गए ना ये सेपरेट अपने लेंथ के हिसाब से। ये डीएनए सबसे छोटा है तो ये सबसे तेज़ तक जाएगा, सबसे आगे मिलेगा। फिर जो इससे थोड़ा ज़्यादा लेंथ का होगा फिर वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इससे हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं उनके लेंथ के हिसाब से। ठीक है, इस टेक्निक का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपको लैब में कराया गया होगा, मेरे को तो कराया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है। ट्रांसजेनिक मतलब जिसके जीन्स को हमने चेंज किया हो। ठीक है, ये जिसके जीन्स में हमने कुछ चेंजेस करे हो। गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल या हाइब्रिड राइस। तो इनमें से जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो जो नहीं है वो है हमारा हाइब्रिड राइस। ठीक है, बाकी सब में हमने इनके जीन्स में कुछ चेंजेस करे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैलस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन। कैलस फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो कैलस फॉर्मेशन होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। ठीक है, तो देखो कैलस होता क्या है, कैलस होता है जब प्लांट में कहीं पर भी कोई घाव लग गया हो या कट हो गया हो तो उसके ऊपर ना एक सॉफ्ट टिश्यू बन जाता है। उसी सॉफ्ट टिश्यू को हम क्या बोलते थे, कई बार कैलस बोल देते हैं। ठीक है, और वो कैलस कहाँ से बनता है, वो बनता है कैम्बियम की सेल्स से बनता है। ठीक है, कैम्बियम सेल्स फॉर्म कैलस, या फिर कैलस अराइजेज फ्रॉम द सेल्स ऑफ कैम्बियम। अगला क्वेश्चन है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आज विजुअलाइज्ड बाय द स्टेन। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं उनको देखने के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैलस ग्रोथ। कैलस की ग्रोथ के लिए जो विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, वो होता है थायोमीन या फिर बायोटीन। ठीक है, BIOTIN, बायोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वैम मतलब वेसिकुलर आर्बुकुलर माइकोरिजे। ये इम्पोर्टेंट होता है किस में, किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये होता है फॉस्फेट और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए प्लांट के लिए। ठीक है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है किसमें, ये जो वैम है ये प्लांट को दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो फॉस्फेट और दूसरा नाइट्रोजन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट एंड फॉस्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा PCR है मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें होता है DNA पॉलीमरेज और प्राइमर। ठीक है, PCR हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं इसको जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, जीन एम्प्लीफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर द रोटेशन ऑफ एलिमेंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर रोटेशन ऑफ एलिमेंट होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, या फिर किस साइकिल में एलिमेंट का रोटेशन होता है, तो वो होता है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो मैंग्रोव वेजिटेशन है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो वो होता है हमारा मेन कंपोनेंट होता है ट्री। ठीक है, इसी का एक जीनस है वो क्या है, राइजोफोरा। कभी कभी इसकी जगह एक दूसरा नाम भी दे दिया जाता है, वो क्या होता है, राइजोफोरेसी, राइजोफोरेसी। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम आपसे पूछा गया है कि ये स्पीसीज रिलेटेड या स्पीसीज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल कॉज एंड सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट इज कॉल्ड। वो स्पीसीज जिसको हमने सेलेक्ट किया गया है वो हमें क्या बताए, एनवायरमेंटल का कॉज बताए या फिर एक सिंबल हो डिफाइंड हैबिटेट के लिए, तो हम इसको बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अजोला इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है पीसीआर के लिए जो हम पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं वो किससे हमने प्राप्त किया है, वो हमने प्राप्त किया है थर्मस एक्वेटिकस। ये क्या है, एक बैक्टीरिया से, इसी को हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज भी हम इसको बोल देते हैं इसीलिए। ठीक है, टैग पॉलीमरेज, क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस से हमने ये लिया गया है। टी क्या है, जीनस का फर्स्ट नाम, और एक क्या है, दो वर्ड ऑफ स्पीसीज। ठीक है, किसके, बैक्टीरिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो पीसीआर है इसके 3 बेसिक स्टेप बताओ। ठीक है, तो जो इसके हमारे बेसिक स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनिल, फिर होता है एक्सटेंशन। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ये लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी रिजॉल्विंग पावर बता दूं, तो वो होती है हमारी 0.2 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट फीचर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कॉजिंग इट टू मूव थ्रू एगेरोजेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रैगमेंट की ऐसी क्या वजह है कि वो एगेरोजेल के ऊपर मूव करता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके फॉस्फेट का, वो उसको मदद करता है एगेरोस जेल के ऊपर मूव करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। अगला क्वेश्चन है वो सॉफ्टवेयर बताओ जो हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए के सीक्वेंस अलाइनमेंट में, तो वो सॉफ्टवेयर होता है ब्लास्ट। अगला क्वेश्चन है मीन का जो सिंबल है वो बताओ, तो वो होता है एक्स, एक्स के ऊपर ऐसे बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा ये क्या है, स्निप्स, स्निप्स इन डीएनए मीन, जो एसएनपी है या स्निप है डीएनए में, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है हमारा सिंगल न्यू बेस पेयर वेरिएशन। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन है वो हमने बायोटेक्नोलॉजिकली किस में प्रोड्यूस होता है, तो ह्यूमन इंसुलिन जो है वो हमारा किससे प्रोड्यूस होता है या किस में प्रोड्यूस होता है, ई कोलाई में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन। वो जीन जिसका एक्सप्रेशन हमारी मदद करे ट्रांसफॉर्म सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हमारा सिलेक्टिव मार्कर बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमारी वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये हमारी इस्तेमाल की जाती है टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है जो एनुलर डायफ्राग्म है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या किस में प्रेजेंस होता है, तो ये हमारा प्रेजेंस होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी लिविंग सेल्स। कहने का मतलब है लिविंग सेल्स की आपको स्टडी करनी है, कौन सा माइक्रोस्कोप आप इस्तेमाल करोगे, तो वो करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप करते हैं। ठीक है, जिसमें
स्पेसिमेन नॉट टू बी स्टेन, इसमें क्या होता है, जो हमारा स्पेसिमेन होता है या मतलब जिसको हमने माइक्रोस्कोप में देखना होता है उसको स्टेन नहीं किया जाता। यही क्या है इसकी खासियत होती है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डेटा कैन बी क्विकली रीजनरेटेड विद रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए आरएपीडी देन आरएफएलपी टेक्निक बिकॉज। ठीक है, डीएनए जो है वो क्विकली या डाटा जो है वो बहुत क्विकली बन जाता है या जनरेट हो जाता है आरएडीपी में आरएफएल टेक्निक के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्यूअर स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन आरएडीपी एनालिसिस। इसमें क्या होते हैं, स्टेप बहुत कम होते हैं। स्टेप कम होते हैं तो जल्दी यही बन जाएगा और डाटा भी क्विकली बन जाएगा। ठीक है, इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा इज ए सेल फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ। तो जो हाइब्रिडोमा है वो तब बनता है जब प्लाज्मा सेल विद ए माइलोमा सेल, प्लाज्मा सेल माइलोमा सेल जब दोनों का फ्यूजन होता है तो उससे सेल जो बनती है उसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा। अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए नंबर बिटवीन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो नंबर होता है वो हमारा -1 से +1 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है सैंडविच एलिसा वो किसके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो हम एंटीजन के इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एंटीजन को जब भी हमें डिटेक्ट करना हो तो हम सैंडविच एलिसा टेस्ट यूज़ करते हैं या टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें होती है स्पेसिफिक एंटीजन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो जो हमारा मोड है ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी प्रोबेबिलिटी, नॉन सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट तीनों इसका हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन है एंडोपैरासाइट जिसमें होते हों वो सब फाइलम बताओ। जिसमें सिर्फ एंडोपैरासाइट हों तो वो कौन सा होता है, हमारा स्पोरोजोआ। अगला क्वेश्चन है साइकन में कैनाल का में साइकन के कैनाल में जो फ्लो ऑफ वाटर है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो सीक्वेंस जब भी आप इसका देखेंगे सबसे पहले आता है ऑस्टिया, ऑस्टिया के बाद प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के बाद एपोपाइल, फिर ऑस्कुलम। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करनी है, इसकी मैचिंग करनी है। मैचिंग में तुमने देखा होगा पोरीफेरा जो होता है इसमें हमारा क्या होता है, कैनाल सिस्टम। ठीक है, और एनालिडा में होता है हमारा नेफ्रिडिया प्रेजेंट, आर्थ्रोपोडा में होते हैं जॉइंटेड लेग्स, और इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, वाटर वस्कुलर कैनाल। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 सी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू हर्डमैनिया एंड एम्फिओक्सस। हर्डमानिया और एम्फिओक्सस के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि मतलब दोनों में या दोनों में होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो ये इन दोनों के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेटेरोनेरेसिस। हेटेरोनेरेसिस क्या होता है, तो हेटेरोनेरेसिस का मतलब होता है डायमॉर्फिक सेक्सुअलिज्म या डायमॉर्फिक सेक्सुअल, डायमॉर्फिक सेक्सुअल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस, इसी को हम बोलते हैं हेटेरोनेरिस। अगला क्वेश्चन है सिल्क ग्लैंड जो है सिल्क वर्म लार्वा का वो किसका मॉडिफिकेशन होता है। तो वो हमारा मॉडिफिकेशन है किसका, लेबियल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो काइटिनस प्लेट्स मेकिंग द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिनस प्लेट का उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो उसका नाम होता है स्क्लेराइड्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोएनोसाइट्स और कोलार सेल्स आर फाउंड इन एनिमल ऑफ फाइलम। कोएनोसाइट्स और कोलार सेल्स आपको किस में देखने में मिलते हैं, ये मिलते हैं पोरीफेरा में। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो हमारा कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है,
जबकि हम माइक्रो न्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या होगा, ये हमारा डिप्लॉयड होगा और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्री स्विमिंग लार्वा जो हाइड्रा का होता है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम होता है हमारा क्या, प्लेनुला। ठीक है, प्लेनुला नाम होता है। और जो हमारे पैरेनकाइमुला है ये किस में होता है, हमारा पोरीफेरा के लार्वा होता है ये। ठीक है, पोरीफेरा का लार्वा होता है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा क्या है, एक मॉलस्क है। तो मॉलस्क का जो एक एग्जाम्पल है वो इसमें क्या है, कटल फिश। ठीक है, इनमें से कौन सा मॉलस्क है, तो वो है हमारा कटल फिश। बाकी फ्लैट फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश ये हमारे मॉलस्क के एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है अडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल। अडल्ट होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन जो लार्वा होता है वो क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। ऐसा किस में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में। लार्वा है मतलब जब बच्चा है बायलैटरल होगा, अडल्ट क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेलानोग्लोसिस को हमने कॉर्डेटा में रखा है किसकी प्रेजेंस के हिसाब से। मतलब बेलानोग्लोसिस में ऐसा क्या होता है कि हमने उसको कॉर्डेटा में रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो उसमें क्या है, फेरेंजियल ग्लिसलेट भी मौजूद है, स्टोमोडोरियल डाइवर्टिकुलम विच इज कंसिडर्ड टू बी नोटोकॉर्ड, ए डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तीनों ही इसमें मिलते हैं, इसीलिए हमने इसको बेलानोग्लोसिस को कॉर्डेटा में रखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा ये स्फिनिडोन पंक्टाडा है या स्फिनिडोन पंक्टेटस है, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, लिविंग फॉसिल, या इसको हम एक लिविंग फॉसिल के रूप में जानते हैं, जो कि क्या है, हमारा एक रेप्टाइल है जो जनरली कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, TUATARA, ट्वाटारा है ये। ठीक है, इसको ट्वाटारा के नाम से भी हम जानते हैं। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा क्या है, जहरीला सांप है। तो जहरीला सांप जो है वो हम क्या है, हमारा कोरल भी है, क्रेत भी है, पिट वाइपर भी है, तीनों होते हैं हमारे जहरीले सांप। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मस्क इज फाउंड इन। मस्क कहाँ हमें मिलता है। ठीक है, तो जो मस्क हमें मिलता है ये हमें कहाँ पर मिलता है, मेल मस्क डियर में। अगला क्वेश्चन है जो मेंबर ऑफ विच क्लास पोसेस बंडल ऑफ हिस इन हार्ट। तो आपको पता होगा हृदय में जिसके बंडल ऑफ हिस मिले वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मेमेलिया। मेमेलिया जो क्लास है इसमें जो उनका दिल होता है, दिल में बंडल ऑफ हिस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज ऑफ हनी बी इज। जो बीमारी है अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज हनी बी की, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो वो होता है हमारा क्या, पेनी बेसिलस। ये क्या है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसका लार्वा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन सेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में जो ऑर्गेनिज्म यूज्ड होता है वो कौन होता है, तो वो होता है हमारा क्या, बॉम्बिक्स मोरी। अगला क्वेश्चन है पेरिपेटस किसके बीच का एक कनेक्टिव लिंक है, तो ये होता है हमारा एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिव लिंक, कौन, पेरिपेटस। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हों, पोइकियोथर्मिक हों, जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजिस हों और ओपन सर्कुलर सिस्टम हो, ये सभी खासियत किसकी होती हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एनिमल्स का वो फाइलम बताओ जो सारे क्या हों, मराइन हों। ठीक है,
तो वो होते हैं हमारे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा सारे क्या होते हैं? मरीन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बी वेनम जो है वो किस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आर्थराइटिस के लोगों को ठीक करने के लिए बी वेनम मतलब मधुमक्खी का जहर, मधुमक्खी का विष, मधुमक्खी का डंक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोनोजेनेटिक पैरासाइट इनमें से कौन सा है? तो वो होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस। इसका मतलब होता है जो एक ही होस्ट में अपना पूरा जीवन यापन करे या जो एक ही होस्ट में रहे तो उसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक। ठीक है, और वो पैरासाइट है इसलिए एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस। ठीक है, या एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? तो ह्यूमन हार्ट होता है मायोजेनिक। अगला क्वेश्चन है शिवरिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है मलेरिया की वो कब होती है? मलेरिया के इंसान ना कांपने लगता है। शिवरिंग मतलब कंपन होती है ना जो ठंड के कारण, वो मलेरिया के इंसान में कब देखी जाती है? वो तब देखी जाती है जब मीरोजोइट्स लिबरेट होते हैं आरबीसी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल? तो वो है हमारा क्या? साइटोकोलियो सिस्टोकाइनिन, इसको हम सीसीके भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेशियो इन द स्टेडी स्टेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम पर यूनिट टाइम में इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, RQ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया जो है हमारी बॉडी में कहाँ पर बनता है? तो यूरिया जो हमारी बॉडी में बनता है लीवर पर। ठीक है, हमारा लीवर क्या बनाता है? यूरिया बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4N2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वो एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर? जो हमारी जर्मिनल लेयर होती हैं 3 होती है ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। तो हमारा नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है एक्टोडर्म से। टासर सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्कवर्म। कौन सा सिल्कवर्म टासर सिल्क बनाता है? तो वो हमारा कौन सा बनाता है? एंथीरेई माइलिटा। लैक इज सीक्रेटेड बाय, जो लैक है इसका स्रावित किससे होता है या कौन करता है? तो ये करता है टकेरिडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर द सरफेस फीडर फिशेस। कॉम्पोजिट फिश कल्चर मतलब होता है एक, मान लो एक्वेरियम का एग्जांपल लेता हूँ। एक्वेरियम में देखा होगा आपने, कुछ मछली सर्फ टॉप पे रहती है, कुछ मछली बीच में रहती है पानी के, कुछ मछली ज़मीन पे रहती है। ठीक है, तो इसी टाइप के मछली को बोलते हैं या इसी टाइप के जो ये हमारा सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट टाइप का, जिसमें अलग अलग प्रकार की मछली जिनका अलग अलग फूड हो और हैबिटेट हो वो एक ही साथ रहे, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट टाइप का। ठीक है, और ये मछलियाँ हैं इसीलिए इनको बोला जाता है कॉम्पोजिट फिश कल्चर। तो कुछ मछलियाँ ऊपर रहेंगी, कुछ बीच में, कुछ नीचे। इसमें पूछा गया है जो सरफेस पे रहने वाली मछली है वो कौन सी होती है? तो देखो, जो सरफेस पे रहने वाली है वो है कौन सी? हमारी कैटला। जो कैटला है वो रहती है टॉप पर, बीच में हमारी रहती है रोहू। ठीक है, और जो सबसे नीचे रहती है बॉटम पर, इसे बोलते हैं मृगल। ठीक है, ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को ही चुना है। ठीक है, बाकी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है जो हमारे 4 ऑप्शन हैं डाइक्यूमरोल, टोकोफेरोल, अर्गो कैल्सिफेरोल या बीटा कैरोटीन, इनमें से एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? तो एंटीकोगुलेंट होता है इसमें से डाइक्यूमारोल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरली एनालॉग होता है विटामिन के का। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सिक्रेटिन है और कोलियोसाइटोकाइनिन है ये डाइजेस्टिव हार्मोन कहाँ पर सीक्रेट होते हैं? तो ये होते हैं ड्यूडेनम में सीक्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है मिक्सोडीमा क्या होता है? तो देखा होगा आपने अडल्ट्स में जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम
सीक्रेट हो जाता है या इसका सीक्रेशन कम होने लगता है तो अडल्ट में मिक्सोडेडिमा नाम की डिजीज देखने को मिलती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर, हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन अडल्ट। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और वो कम निकलेगा तो मिक्सोडेडिमा डिजीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इनमें पूछा गया है मोस्ट ऑफ द एंजाइम हाइड्रोलाइसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड फ्रॉम विच डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस कहाँ पे होता है, ओरल कैविटी में एंड लीवर। ठीक है, कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड से, लीवर से। अगला है ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सीक्रेट करती है, तो वो सीक्रेट करती है हमारी क्या, देखो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना इसमें हमें पूछा गया है सबसे ज़्यादा एंजाइम हाइड्रोलाइसिस वो किससे होता है, तो वो होता है किस पार्ट में होता है, तो वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। ठीक है, और किस डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता है, तो पैनक्रियास से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो ऑक्जेंटिक सेल्स है ये क्या सीक्रेट करती है, ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट करती है हमारा HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हार्ट में जो पेस मेकर है वो हम किसे बोलते हैं, तो हार्ट मेकर का जो SA नोड होता है इसको हम बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, जो कि राइट आर्ट्रियम में होता है टॉप साइड पर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है PCT प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। अगला क्वेश्चन, ड्रिंकिंग एल्कोहल कॉजेज मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बिकॉज। जो एल्कोहल पीने से, जो एल्कोहल ज़्यादा पीता है या एल्कोहल पीने से इंसान बार बार यूरिन के लिए जाता है या उसकी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा क्यों। देखो कहानी यह है कि हमारी बॉडी में ना एक ADH हार्मोन होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, वो हमारी बॉडी में किडनी के ऊपर काम करता है, किडनी के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये इसको बोलता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, किडनी को बोलता है कि आप बॉडी में वाटर को होल्ड करोगे। ठीक है, और वाटर जो है एब्जॉर्ब करोगे ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। ठीक है, लेकिन जो इंसान अल्कोहल पिएगा, अल्कोहल पीने वाले के शरीर में क्या होता है, ये ADH कम बनेगा, कम बनेगा तो इसकी बॉडी में पानी का जो एब्जॉर्प्शन है किडनी से वो भी कम होगा, वो भी कम होगा तो इसको बार बार या ज़्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ेगा या इसकी बॉडी में ज़्यादा यूरिन बनेगा। ठीक है, कहानी सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। अब देखो, अब ये जो ADH है इसी को हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये स्टोर और रिलीज़ कहाँ से होता है, ये होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ठीक है, पिट्यूटरी से निकलता है ADH और काम किस पे करता है, किडनी पे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अगर पिट्यूटरी से ADH ज़्यादा निकला है तो वाटर एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगा बॉडी में। अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, ये ADH कम निकलता है और पानी वाटर जो किडनी से है वो कम एब्जॉर्ब होता है, इसलिए आपको यूरिन बार बार ज़्यादा जाना होता है। ये आपने देखा होगा कि जो इंसान ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है या उसकी बॉडी में फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। तो यार देखो, अगर आप इसके चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में बोला है अल्कोहल कॉजेज इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन मेल्फिजियन कॉर्पसल्स। अल्कोहल जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बढ़ा देता है, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं बढ़ाता अल्कोहल इसको। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल एनहांसेस ADH सीक्रेशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि अल्कोहल ADH के सीक्रेशन को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता तो है ही नहीं, तो ये यहीं से गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल इनहिबिट्स ADH सीक्रेशन, अल्कोहल ADH के सीक्रेशन को रोक देता है। चलो ये बात हमने मान ली, ये बात सही हो गई। आगे लिखा है विच इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहने का मतलब है आपने क्या किया, इसने बोला है ADH को तो घटा दिया लेकिन
वाटर के जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको बढ़ा दिया, ये तो गलत है, क्योंकि जब ADH ही कम निकलेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी तो कम ही होगा। अगर मान लो ADH अगर कम निकला है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी तो कम ही होगा। ठीक है, अगर ये ADH अगर ज़्यादा निकलता तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता, ADH कम निकला है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और ज़्यादा यूरिन होता। यही तो होता है अल्कोहल की कंडीशन में। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, ADH घटा देगा लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, इसलिए ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, फोर्थ में क्या बोला है, अल्कोहल कंटेन्स कैफीन एंड थियोब्रोमीन, तो ये भी गलत है। लेकिन जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है करेक्ट आंसर। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दे रखा है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है RQ इज़ लेस देन 1, मतलब RQ है वो एक से कम किस में होता है, तो RQ एक से जो कम है वो होता है फैट के लिए। जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो RQ की वैल्यू एक से कम होती है। एक किसके लिए होती है, कार्ब्स के लिए। फैट के लिए होती है 0.7, प्रोटीन के लिए होती है 0.8 RQ की वैल्यू। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम, मतलब जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये ब्लड को कहाँ से लेके आती है, कहाँ से ब्लड को लेके आती है, लेके आती है GIT से, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड को लेके आता है कौन, हिपैटिक पोर्टल वेन, और देता किसको है, लीवर को देता है वहाँ से ब्लड लाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, फोर्स पावर ऑफ प्रोपल्शन ऑफ स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय, जो स्पर्म में जो फोर्स पावर है वो प्रोपल्शन के लिए कौन प्रोवाइड करता है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, डाइनिन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है पॉली इनवेजिनेशन आइलैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन केस ऑफ, किसके गैस्ट्रुलेशन में पॉली इनवेजिनेशन आइलैंड्स देखने को मिलता है, तो ये हमारा देखने को मिलता है बर्ड्स के केस में। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमंस, ह्यूमंस का प्लेसेंटा का टाइप जो कि क्या होता है हमारा हीमोकोरियल। अगला क्वेश्चन है सुपरफिशियल ब्लास्टुला और पेरी ब्लास्टुला किस में मिलता है, तो ये हमारा मिलता है इंसेक्ट के एग्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉग, मतलब जो हमारा फ्रॉग का एग है वो कैसा होता है, फ्रॉग का एग, तो ये होता है हमारा मीजो लेसिथल होता है। ठीक है, मतलब मॉडरेट अमाउंट का जिसमें यॉक मिलता है वो होता है, तो ये है टीलो लेसिथल एंड मीजोलेसिथल, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन लाइकन, लाइकन में कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, केवल लाइकन में ही जो मिलता हो वो है हमारा सोरिडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरासिटिक एल्गी का एग्जाम्पल, तो वो होती है हमारी सिफेल्यूरा स्पीसीज। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वायरॉइड्स कौन होते हैं, जो वायरॉइड्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो, RNA, और उनके बाहर कोई भी प्रोटीन का कोट मौजूद ना हो, उसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो वो बताओ जिसकी सेल वॉल बनी हो पेप्टिडोग्लाइकन की, तो आपको पता है कौन है, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से किस चीज़ में भिन्न होते हैं, मतलब किस चीज़ में डिफ़र होते हैं वो। ठीक है, किस में होते हैं, वस्कुलर टिश्यू में, वस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से। कहने का मतलब है टेरिडोफाइट में वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम, जो कि ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है क्या, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ हेन्स एग विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। हैन के एग में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, यॉक काम करता है, यॉक सैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म कैपेसिटेशन कहाँ पर होता है, स्पर्म कैपेसिटेशन जो हमारा है वो कहाँ पर होता है, वो होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, इन विच जियोलॉजिकल एरा जिम्नोस्पर्म वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट वेजिटेशन। जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट किस एरा में थे, ठीक है, क्या किस जियोलॉजिकल एरा में थे। तो ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म जो डोमिनेंट होते हैं वो कब होते हैं, मीसोजोइक में। ठीक है, मीसोजोइक दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है फूड पॉइजनिंग कंजप्शन ऑफ रॉ एग से जब होती है वो किससे होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रॉ एग। तो जब इसके कौन सी स्पीसीज के एग को कंजप्शन करने से मतलब खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सल्मोनेला टाइफी। जब आप इसके रॉ एग्स को खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पार्ट 1 जिसमें हमने इस क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। बाकी हम आपसे मिलेंगे इसकी अगले वीडियो में।